नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यार भरी क्लास में करियर एंड कंपटीशन के मंच पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी के अगेंस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स एकत्रित होके और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दौर में बेटा आपको मैं ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न्स को चेंज किया गया है एसएससी के द्वारा। उन पैटर्न्स पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको धीरज सर ने पढ़ाया है, जितने भी थ्योरीज, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप ग्रामर के पढ़े हो क्लियर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेटा वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। क्लियर? तो उन न्यूली फॉर्म्ड पैटर्न्स के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे क्लियर आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए आप जो इस क्लास को देखने लग रहे हो, बड़े ही शिद्दत के साथ पेन एंड पेपर लेके कॉपी पे बेटा एक एक कॉन्सेप्ट्स को लिखते हुए चलना है आपको। जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, है ना। कुछ मेरे सारे ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हुए भी क्लासेस अटेंड करते हैं। जैसे मान लो वो कुछ दुकान चला रहे हो, उस टाइम पे भी वो ना पढ़ते रहते हैं। मिलने पे वो बताते हैं, सर मैं ऐसे ही पढ़ाई कर लेता हूँ। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जहां कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास दो चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला कॉपी, दूसरा पेन। क्लियर? और एक क्लियर माइंडसेट, एक डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो इन सारी चीजों के साथ आपको लग के और धीरज सर के साथ स्टडी करना है। चलिए आएंगे अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको पता है 8th नंबर क्वेश्चन जो था हमने प्रीवियस क्लास में ही उसको डिस्कस कर लिया था। क्लियर? अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को, तो सबसे पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को देखोगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बेटा मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को करा रखा है। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, तो हो सकता है कि उन्हीं पे बेस्ड आने वाला अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा ना, तो आपको दिक्कत खड़ा कर देगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए। इससे पहले कि आप जागरूक हो जाओ, आप सतर्क हो जाओ, आप अवेयर हो जाओ। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे 9 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। बोल रहा है माय कजन सिस्टर इज अ टीचर। माय कजन सिस्टर इज अ टीचर। अब हमारे सामने एक इंग्लिश में एक सुपरफ्लुअस नाम का टॉपिक होती है, जिस पे बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहा है। क्लियर? उसी तरीके से हम बात करें कजन सिस्टर, तो मेरे लड्डू कजन सिस्टर नहीं होता। क्यों? कि जब कभी भी आप बात करते हैं कजन की, तो कजन के साथ एडिशनली आपको क्या नहीं यूज करना होता। तो आप बोलेंगे सर इसके साथ हम ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज नहीं करते, हम ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि कजन का मतलब ही क्या है? ब्रदर है सर, सिस्टर है, तो अलग से हमें ब्रदर और सिस्टर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में मेरे बहुत सारे लाडले ये पूछ के चलते हैं, सर अगर हम कजन के साथ सिस्टर, ब्रदर ना वर्ड यूज करें, तो फिर हमें जेंडर कैसे पता चले? बेटा जो सेंटेंस आपके समक्ष पूछा जाएगा ना, उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं उस कजन का जेंडर को डिफाइन किया जाएगा। क्लियर? तो उससे आप पहचान लोगे। हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव दे दे, जहां पे हर दे दे, तो पता लग गया कि कजन तो है ना, उसका जेंडर क्या है, तो आप बोल सकते हो फेमिनिन है सर। अगर मान लो उधर हीज दे दे, तो आपको पता लग गया सर वो मैस्कुलिन है। तो इस तरीके से बेटा आपको पता लग जाता है। अगर हम देखें तो इस हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें करेक्ट करना था, तो कजन के साथ सिस्टर नहीं आएगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी कट गया। कजन ब्रदर नहीं, कजन सिस्टर नहीं, बेटा अपने आप में क्या बोल के चलना पड़ेगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए सही है सर जी, ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। जरा आप लोग रीड करो और रीड करने के बाद आप आंसर करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर मेरा स्पीड ज्यादा होगा, तो आप वीडियो को तुरंत पॉज कर लेना। क्वेश्चन को मेरे एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बनता बेटा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरज सर हैं आपके सामने, करेंगे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन, है ना। तब जाके आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, इसके पहले आपको चिंता नहीं करना। देखो लिखा है ही सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन 100 मीटर्स रेस। इन 100 मीटर्स रेस। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि सर जब कभी भी कोई नाउन हाइफनेटेड नाउन हो, वो हाइफनेट किया गया हो किसी कॉर्डिनल एडजेक्टिव से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हाइफनेट हुआ रहेगा नाउन ना, वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर में रहेगा।
कैसा नंबर में रहेगा? सिंगुलर नंबर में रहेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है सर? तो इसके पीछे का रीजन मेरे पुत्र ये है कि ये जो हाइफिनेटेड नाउन है ना, ये कंपाउंड एडजेक्टिव का भाग है। ये क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव का भाग है। और ऐसे में ये जो मीटर्स लिखा गया है बेटा, मीटर्स नहीं मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 100 जो आपके सामने लिखा गया है, ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस ये सिंगुलर नाउन मिलके आपके सामने क्या बनाएगा? तो आप बोलोगे सर जी ये हमारे सामने ना, जस्ट अ मिनट, ये हमारे सामने एक कंपाउंड एडजेक्टिव तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? तो आप बोलेंगे सर जी ये कंपाउंड एडजेक्टिव तैयार करेगा। ये आपके सामने क्या तैयार करेगा मेरे पुत्र? तो आप बोलोगे सर जी ये कंपाउंड एडजेक्टिव तैयार करेगा। और कंपाउंड एडजेक्टिव हो या सिंपल एडजेक्टिव हो, इसके नंबर्स नहीं होते, दैट्स वाई इसके एंड में क्या नहीं आएगा? आप बोल के चलेंगे सर इसके अंत में ना एस नहीं आएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इसको, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था। क्लियर? अगर आपको अभी भी ना समझ आए उतना डिटेल वे में, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया 100 मीटर रेस। रेस कितना है? तो एक रेस है। और वो कितने का है? 100 मीटर का है गुरुदेव। फिर नीचे लिखा है 100 मीटर्स रेस। बेटा ये गलत हो गया, एक तो मीटर्स नहीं होगा और इस रेस के लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल यूज करना था। ऑप्शन नंबर बी मर गया। फिर बोलेंगे सी 100 मीटर्स रेस। ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं, मीटर्स दिया है, बिल्कुल कट गया। नो इंप्रूवमेंट यूं ही गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना? वन एंड ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए बना सर जी, ऑप्शन नंबर ए बना। क्लियर? जितने भी आपको डाउट्स आ रहे हैं ना इस क्लास में, जितने भी आपको डाउट्स होंगे, अगर हो सकता है कि आपको किसी वर्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, बेटा फटाफट आपको कमेंट सेक्शन नजर आएगा वीडियो के नीचे, उस पे आप अपने डाउट को, अपने क्वेरी को वहां लिख दोगे, ताकि जैसे मैं देखूं नेक्स्ट क्लास में, और अपना नाम भी लिख देना है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लेके और मैं आपको समझा पाऊं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे लिखा गया है इट इज क्वाइट टफ टू डिक्लेयर व्हिच स्टूडेंट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे आपके सामने हाईलाइटेड वर्ड है स्टूडेंट लिखा गया है। मतलब एग्जामिनर का ये है कि अगर इसमें एरर है तो आपको दिए गए चार ऑप्शंस में से इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट चूज करना है। अगर ये ऑलरेडी सही है तो नो इंप्रूवमेंट मार्क करके चलेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। लिखा है इट इज क्वाइट टफ। अरे बहुत टफ है। क्या करना? टू डिक्लेयर, डिक्लेयर करना कि विच स्टूडेंट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, अगर हम बात करें आपके सामने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन स्टूडेंट के लिए नहीं होता। तो गुरुदेव ये तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी तो मर गया सर जी, ऑप्शन नंबर डी मर गया। सर जी कैंडिडेटिंग थोड़ी ना होगा, नाउन चाहिए ना हमें, यहाँ पे विच कैंडिडेट आना चाहिए, या तो कैंडिडेट्स आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है, स्टूडेंट टेक्निकली नहीं होगा। तो आपने देखा कि विच के बाद हम सिंगुलर नाउन रखे या प्लूरल नाउन रखे। तो बेटा जब विच नाम का वर्ड आपके सामने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रहेगा, तो आप इसके जस्ट बाद सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल का सेंस देता है। आप बोलेंगे इट इज क्वाइट टफ टू डिक्लेयर विच स्टूडेंट विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी कट गया और आपका करेक्ट आंसर क्या बना? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बना। क्लियर? चलिए बेहतरीन तरीके से आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आपको ऑलरेडी आपके प्यारे और आपके लाडले और आपके धीरज सर बता रखे हैं कि आपको क्या करना है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला जा रहा है टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बेहतरीन सा क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे सामने मतलब मैंने जहां तक एनालिसिस किया है एग्जामिनेशंस को, बैंकिंग का, एसएससी का, डिफेंस का, ज्यादातर ये बैंकिंग और एसएससी में इस वर्ड से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? जब भी हम बात करते हैं टीवी सेट्स की, मोबाइल फोन्स की, है ना, तो वहां पे कंपाउंड नहीं होता, वहां पे वर्ड कंपाउंड यूज नहीं होगा, ट्यूब्स यूज नहीं होगा, आपके सामने ग्रुप्स यूज नहीं होगा। अगर कंपाउंड्स नहीं यूज होगा तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही मर गया। वन एंड ओनली आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो आप बोल के चलेंगे सर जी वो कंपोनेंट्स होता है। वो क्या होता है? वो कंपोनेंट्स होता है ना। तो हम बोलेंगे टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। क्लियर? गॉट दिस पॉइंट?
आपको ये चीज समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है। ये इस पे बेस्ड जितने भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं उन पे बेस्ड लगातार हमारी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। आप कोई भी सेट उठा के देख लेना, आप लास्ट प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस को देख लेना, क्वेश्चन बैंक में देख लेना कि आपको ना कंपाउंड नाउन पे बेस्ड एरर्स, इंप्रूवमेंट या फिलर्स मिलते ही मिलते हैं। क्लियर। चलिए हम बात करेंगे आपसे एक एक वर्ड के बारे में मेरे पुत्र, एक एक वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आपसे मैं लिख दूं कि बोथ और ऑल के बाद, बोथ और ऑल के बाद हम क्या यूज करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, या कोई भी डिटरमिनर जैसे आप ले सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या ले सकते हो आप ले सकते हो पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर। और इसके बाद आप क्या यूज करते हो, आप इसके बाद यूज करते हो मेरे पुत्र प्लूरल नाउन। कैसा नाउन, तो आप बोलेंगे सर जी इसके बाद हमेशा कितना कैसा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, क्योंकि हम बोथ और ऑल की बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, तो ये चीज आपको समझ आ गया कि यहाँ पे ये होना है। बोथ द दिया है बेटा, ऑलरेडी करेक्ट है। लेकिन बोथ के बाद हमें कैसा नाउन चाहिए, तो आपने बोला सर प्लूरल नाउन चाहिए। और बड़े सारे नाउन्स तो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो कंपाउंड नाउन के मेजर वर्ड के अंत में एस जोड़ने पे उनका प्लूरल बनता है। मैंने क्या बोला, कंपाउंड नाउन्स के मेजर वर्ड के एंड में एस जोड़ने पे उनका क्या बनेगा, उनका प्लूरल बनता है। अब ऐसे में कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे भी होंगे जिनके बीच में एक प्रेपोजिशन होगा, तो प्रेपोजिशन पद से पहले और आने वाले नाउन के अंत में हम एस जोड़ के उसका क्या बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। गुरुदेव ऐसा क्यों होता है, बड़े सारे टीचर्स तो हमें रटा के चले जाते हैं, पर ये होता कैसे, टेक्निक क्या है इसमें, क्या रूल है। तो बेटा हम रूल नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखो मैं एक एक चीज आपको समझाते हुए चलूंगा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि धीरज सर किस किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक चीजों को उड़ा डालते हैं, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे आपने कोई भी नाउन रख लिया, आपने क्या रख लिया, कोई भी नाउन रख लिया, उसके बीच में मेरे पुत्र आप लेंगे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है क्या आता है, तो आपको पता है सर नाउन अब्लिक प्रोनाउन आता है। तो हम तो बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन्स की, तो यहाँ पे नाउन ही लिख के चलेंगे। क्लियर। अब देखो एक एक चीजों को समझना आप, है ना। ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ये जो नाउन है ना आपके सामने, ये बनेगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आप क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर। बिल्कुल, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनाता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनाता है, तो आप बोलेंगे गुरुदेव वो तो फ्रेज बनाता है, वो तो अपने आप में फ्रेज तैयार करता है। और ये फ्रेजेस दो तरीके से फंक्शन करेंगे। ये जो फ्रेज बनाएगा मेरे पुत्र, ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं आपके सामने। आपके सामने कितने तरीके से फंक्शन करेंगे, दो तरीके से फंक्शन करते हैं। पहला, या तो ये एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन कर सकता है, या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है ना। नहीं तो ये एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज बन सकता है, एडवर्बियल या तो क्या बन सकता है, एडवर्ब फ्रेज बन सकता है। अब बड़ी बात यह है कि जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या किसको क्वालिफाई करे, तो क्वालिफाई करे अगर नाउन को, तो ऐसे में बेटा आप इसको नाम देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। लेकिन ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिल के फ्रेज तैयार करेगा, और अगर ये क्वालिफाई कर रहा है अपने आप में किसको, तो अपने से पहले आने वाले वर्ब को, या अपने से पहले आने वाले एडजेक्टिव को, या अपने से पहले आने वाले किसी अनदर एडवर्ब को। तो ऐसे में आप इसको नाम देके चलेंगे क्या, एडवर्बियल फ्रेज। गॉट दिस पॉइंट, गॉट दिस पॉइंट। तो आपको यहां से ये पता लग गया कि सर जी जो हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ये प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मदर क्या हो गया हमारे सामने, नाउन हो गया। इन क्या हो गया गुरुदेव, ये तो बेटा प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला लॉज क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी ये ऑब्जेक्ट हो गया। और दोनों के दोनों मिलके, दोनों के दोनों मेरे बिट्टू मिलके, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपका आंसर आएगा, आपका जवाब आएगा कि गुरुदेव ये तो मदर को क्वालिफाई कर रहा है। तो टेक्निकली ये जो इन प्लस लॉ मिलके ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ना एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि अपने से पहले किसको, अपने से पहले आने वाले वर्ड मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब बेटा एडजेक्टिव में ए सब केस थोड़ी जोड़ते हो आप, एडजेक्टिव में ए सब केस तो नहीं जोड़ते ना। तो आपको पता लग गया ना कि यहाँ पे क्यों सर ए सब केस नहीं लगेगा इसमें। इस तरीके से एक्सप्लेन कोई नहीं करता, इस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता।
सबको पैसे की भूख है बेटा, सबको पैसे चाहिए, वो बैच लॉन्च करेंगे 1499 का, 1999 का बैच लॉन्च करेंगे, तब भी ये ऐसी चीजें नहीं देते वो। क्लियर? तो इस वीडियो को, इस कंटेंट का आप कदर करो, यकीन मानो कि यही यही धीरज सर ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, धीरज सर ही सिलेक्शन दिलाएंगे, और आने वाला 2026 ये धीरज सर के नाम होगा। क्लियर? चलिए, तो आपको पता लग गया कि सर जी फिर तो ये लिखा हुआ सेंटेंस, ये हाईलाइटेड पार्ट ये गलत है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो ऐसे ही खत्म हो गया, खत्म कर देंगे इसको मेरे लड्डू। फिर लिखा है मदर्स इन लॉज, दोनों प्लूरल नहीं होंगे, ऐसे में ये एडजेक्टिवल फ्रेज को हमें प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए भी मर गया। फिर आप बोल रहे हो मदर इन लॉ, मेरे लड्डू मदर इन लॉ तो बेटा सिंगुलर हो गया, पर हमें सिंगुलर नहीं चाहिए, हम तो पहले ही आपसे बोल के चले थे कि ऑल और बोथ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, आपने बोला सर प्लूरल होगा, ऐसे में ये सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर बी मर गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी, वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने मेरे पुत्र, मेरे लड्डू, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर? गॉट दिस पॉइंट? ऑब्वियसली सर हमको एक एक बात पता लग गया इतने डिटेल वे में। चलिए, अब आने वाले एग्जाम्स में हम कभी भी गलतियां नहीं करेंगे धीरज सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने मेरे लड्डू, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? जरा आप लोग इसको ट्राई करिए, तो जरा आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर तो आपके प्यारे सर बताएंगे ही। तो इसमें लिखा है कि व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस अप्रोचिंग he showed a clean pair at heels। क्लियर? अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, when the police saw, when the police saw, ये जो when से आपने ये क्लॉज तैयार किया बेटा, ये टाइम क्लॉज है क्योंकि when से बन रहा है, तो ये टाइम क्लॉज हो गया, है ना? और ये टाइम क्लॉज किस क्या चीज बता रहा है? तो अपने आप में दिखा रहा है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या दिखा रहा है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में दो दो एक्शंस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली एट द सेम टाइम। ही शोड, उसने दिखाया, व्हाट? आपने बोला अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, तो ये जो आपके सामने इडियम है ना, ये जो आपके सामने क्या है? इडियम है, ये अपने आप में, ये इडियम का अगर इस इडियम को देखें तो ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है, एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, और शोड का क्या बन रहा है ये? तो आप बोलेंगे सर जी ऑब्जेक्ट। लेकिन बड़ी बात ये है गुरुदेव कि जितने भी इडियम्स होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड होंगे, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? वो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, तो उनमें हम उंगलीबाजी और छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो जैसे हैं, जिस तरीके से उनको ग्रामेरियंस ने बना दिया है वो एज इट इज रहेगा, हम अपने मन से उनमें कोई भी प्रेपोजिशन में बदलाव नहीं कर सकते, हमें कोई भी राइट नहीं है। दैट्स वाई आपके सामने कतई भी अ क्लीन पेयर एट हिल्स नहीं होता, नो करेक्शन, मर गया। उसी तरीके से बात करें अ क्लीन पेयर ऑन हिल्स, मेरे लड्डू बिल्कुल गलत बात है, अ क्लीन पेयर ऑफ डाउन हिल्स बेटा अपने आप में नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे, भाग जाना, स्केप करना, क्लियर? फ्ली हो जाना, भाग जाना, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 14 आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा इडियम भी सीखने को मिला होगा, कई दफा ये आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा गया है। क्लियर? चलिए, बढ़ेंगे अपने प्यारे से अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट, है ना? यही क्वेश्चन है आपका। लिखा है ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। पूछो आप व्हाट इज एन इंग्लिश हैबिट, आपका आंसर आएगा ड्रिंकिंग व्हाट? टी, ड्रिंकिंग टी। तो बेटा ड्रिंकिंग नाम का ये जो आपके सामने वर्ड यूज किया गया है, आपने इसको किससे बनाया? तो मैं एक आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ। जब कभी भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हो, तो इसका दो तरीके से फंक्शन, ये दो तीन तरीके से फंक्शन करेगा। कई दफा तो ये पार्टिसिपल का रोल प्ले करेगा। किसका? तो आप बोलेंगे सर जी ये पार्टिसिपल का रोल प्ले करता है, और कई दफा ये जिरंड का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा? आपके माइंड में बैठ गया सर ये जिरंड का रोल प्ले करेगा, है ना? एक जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको, ओहो ओहो, व्हाट हैपन टू दिस, ये शायद, जस्ट अ मिनट, नहीं आएगा, नहीं आएगा ये। चलिए, तो जब ये पार्टिसिपल का रोल प्ले करेगा बेटा, तो ये दो तरीके से फंक्शन करेगा, या तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, या तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, या तो ये वर्ब का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले करेगा? वर्ब का रोल प्ले करेगा। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज एज जिरंड होगा, तो ये मल्टीपल टाइम्स टाइप से फंक्शन करता है। पहला मैं आपको समझा दूं, ये नाउन का रोल प्ले करेगा,
किसका रोल प्ले करेगा? तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये नाउन का रोल प्ले करेगा। और जब ये नाउन का रोल प्ले करेगा ना, तो नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के प्लेस पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो सकता है, या फिर एपोजिशनल केसेस में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो एपोजिशन के तौर पे भी ये बेटा यूज हो सकता है आपके सामने। गॉट दिस पॉइंट ना? तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि सर जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा, तो इसको हम जिरंड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे मेरे लड्डू? हम इसे सर जी जिरंड बोलेंगे। और इस जिरंड का यूज एज अ नाउन होता है। और इस नाउन को हमने किससे फ्रेम किया है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से फ्रेम किया है, इसीलिए ये वर्ब से बना है। तो कई दफा ना हम इसको क्या बोल देते हैं? वर्बल नाउन भी बोल देते हैं। या एक वर्ड में हम क्या बोल देते हैं? तो आप बोलोगे सर एक वर्ड में हम इसे जिरंड बोल देते हैं। तो बेटा फिलहाल अभी ये क्या है? जिरंड है। और आपको पता है जिरंड किससे बनता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। वो नाउन ना, जो जिरंडियल नाउन होता है, जो जिरंडियल नाउन होता है वो वर्ब से बनता है, इसीलिए उसको वर्बल नाउन बोलते हैं। तो बेटा उस वर्बल नाउन में वर्ब की भी क्वालिटी होती है। किसकी क्वालिटी होगी? तो आप बोलेंगे सर उसमें वर्ब की भी क्वालिटी होती है। दैट्स व्हाई जिरंडियल नाउन अपने आप में कई दफा ऑब्जेक्ट की भी डिमांड कर लेता है। तो वो ड्रिंकिंग व्हाट? तो आप बोलेंगे ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। अब आएंगे हम अपने मुद्दे पे। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? तो जब भी हम बात करते हैं हैबिट के बारे में, एक तो आपके सामने हैबिट लिखा जाएगा, दूसरा कलर चेंज सर, उसके बाद हम लिखेंगे किसके बारे में? कस्टम। क्या लिखेंगे? कस्टम। एंड देन आफ्टर हम लिख के चलेंगे आपके सामने क्या चीज? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्लियर? ऑब्वियसली क्लियर होगा। चलिए आपके सामने तीन वर्ड है और तीनों के मीनिंग पे थोड़ा सा हम बारीक फाइन फोकस करेंगे इस पे। क्लियर? चलिए, जो हमारे सामने हैबिट होती है ना, जो हमारे सामने क्या होती है? जो हमारे सामने हैबिट होती है बेटा, ये हैबिट अपने आप में कैसा होता है? ये पर्सनल होता है। ये हैबिट कैसा होता है? पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है? इंडिविजुअल। क्लियर? इंडिविजुअल होता है। तो जितने भी आपके सामने हैबिट होती है वो हैबिट इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है। हो सकता है मैं आपकी क्लास के लिए सुबह में 3 बजे ही उठ के और कंटेंट्स बनाने लग जा रहा होता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, सारी चीजों को मैनेज करता हूँ। तो ये मेरी पर्सनल हैबिट है कि मैं सुबह 3 बजे उठ के और सारी चीजों में लग जाता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग तो 8 बजे उठते होंगे, पर देखा जाए तो ये तो मेरी पर्सनल हैबिट हो गई ना, 3 बजे उठना। ये मेरी इंडिविजुअल हैबिट है। तो हैबिट हमेशा इंडिविजुअल होती है। क्लियर? लेकिन किसी की हैबिट, लेकिन किसी भी व्यक्ति की हैबिट धीरे धीरे चलन चलन में आ जाए, क्या बन जाए? चलन में आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देके चलते हैं? तो आप उसको बोल के चलोगे कि गुरुदेव उसको हम बोलते हैं कस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम। अगर कोई भी हैबिट धीरे धीरे चलन बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम बोलते हैं। और वो चलन, अगर वो चलन धीरे धीरे हमारे परंपरा में समाहित हो जाए, अगर वही चलन धीरे धीरे हमारे परंपरा में समाहित हो जाए, तो ऐसे में मेरे पुत्र आप उसको बोल के चलते हो क्या चीज? तो आप बोलोगे ट्रेडिशन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रेडिशन बोल के चलेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम बात करें ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। बेटा ये हैबिट तो किसी की पर्सनल नहीं है। इंडिया में कोई एक आदमी तो नहीं पीता ना कि चाय तो नहीं लेता कि आप बोल दोगे इज एन इंग्लिश हैबिट। बिल्कुल नहीं। तो ये हैबिट तो कट गया, नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे ही मर गया। बच गया ट्रेडिशन। बेटा कतई ये ट्रेडिशन नहीं है, हमारी परंपरा में नहीं है कि हम चाय पिए। अरे मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं पीऊंगा, ये इसमें कौन सी परंपरा की बात आ गई? ये तो परंपरा नहीं है, है ना? तो ये बिल्कुल कट गया। कन्वेंशन नहीं जाएगा, ट्रेडिशन नहीं जाएगा, आपके सामने क्या बोला जाएगा? कस्टम। ये धीरे धीरे चलन बन गया है एक। चाय लेना ना धीरे धीरे क्या बन गया है? एक चलन बन गया है, जो लोग लेते हैं, रहा नहीं जाता उनसे। तो वो एक तरीके से क्या बन गया? एक चलन बन गया है कि चलो चाय पी लेते हैं, अच्छा लगेगा, सर दर्द कर रहा है। गॉट दिस पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए बात कर लेंगे अपने अगले प्रश्न के बारे में, और ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ यू, जो कि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर हिट करने की कोशिश करिए, एक बार जरूर ट्राई करिए, है ना? देखिए लिखा है आपके स्क्रीन पे क्या चीज? I bought dozens of mangoes. I bought
डजन्स ऑफ मैंगोज। मेरे पुत्र अगर हम डजन्स पे बात करें तो क्या इसके पहले कोई भी प्रेजेंस ऑफ कॉर्डिनल है? क्या कोई भी प्रेजेंस ऑफ डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है या कोई भी प्रेजेंस ऑफ इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है? आपका आंसर आएगा नहीं सर, अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल है, अब्सेंस ऑफ इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे आपके सामने क्या है, अब्सेंस ऑफ, जस्ट अ मिनट, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए ना, अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल, अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल प्लस इसके बाद जितने भी न्यूमरल, इसके बाद जितने भी आपके सामने कुछ सिलेक्टेड नाउन्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख के चल सकते हो, पेयर, पेयर, डजन, फोर, क्लियर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्लियर। अगर आपके सामने ये सारे नाउन्स आए, आपके सामने क्या है, ये सारे नाउन्स आए जिसके पहले क्या हो, तो आपके सामने अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल हो, आपके सामने क्या हो, इन नाउन्स के पहले क्या हो, अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल हो। इस केस में क्या करना है आपको, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस केस में ये जितने भी आपके सामने दिखने लग रहे हैं नाउन है ना, इनको आप प्लूरल फॉर्म में रखेंगे और इनको आपको क्या बोलना पड़ेगा, पेयर्स, डजन्स, स्कोर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। एंड इनके जस्ट बाद बेटू आपको क्या लगा के चलना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जी हमें प्रेपोजिशन ऑफ यूज करना पड़ेगा, और ऑफ के बाद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके जस्ट बाद जो आने वाली नाउन होगी वो कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर जी वो नाउन ना प्लूरल होगी, वो नाउन कैसी होगी, तो वो नाउन आपके सामने प्लूरल नाउन होगा, है ना। तो आप लिख लो यहाँ पे क्या चीज, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब जाके ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया कि सर जी अगर इन नाउन्स के पहले हमारे सामने अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल या अब्सेंस ऑफ इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, तो इनके बाद पेयर्स, डजन्स, स्कोर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, एंड देन आफ्टर हमें यूज करना पड़ेगा ऑफ, और ऑफ के जस्ट बाद आने वाली नाउन हमेशा सदैव कैसी रहेगी, वो प्लूरल रहेगी, क्लियर। तो आपके सामने बोला गया आई बॉट, और इसके बाद क्या है, अब्सेंस ऑफ कॉर्डिनल है, तो ऐसे में आने वाली ये नाउन हमेशा प्लूरल होगी, डजन्स लिखा जाएगा, और फिर लगेगा ऑफ, और ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा। इस नजरिए से देखें, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो लिखा है डजन ऑफ मैंगोज, बेटा इनकरेक्ट हो गया, डजन ऑफ मैंगोज, डजन्स नहीं किया, गलत हो गया, डजन्स, डजन्स मैंगोज लिखा है, ऑफ नहीं दिया, गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर डन बाय धीरज सर, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पे ये जो वीडियो भारी पड़े, आप लोगों पे ये वीडियो बर्डन पड़े, है ना, इसीलिए मैं डे टू डे लाइफ में इस तरीके की कैप्सूल्स, इस तरीके की डोजेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, और आप लोगों को भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो, आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या हाँ सो पड़े हो आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो चैनल को बेटा मेरे तरफ से बेनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी धीरज सर का लाभ उठा सके, धीरज सर से पढ़ सके, है ना, आपके लाडले सर से पढ़ सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और अपने लाइफ में बेहतरीन तरीके से अपना स्टडी को प्रो एग्जाम स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है एसएससी के एग्जाम 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है ना। तो उसके लिए आपको दिन रात बेटा एक कर देना है ना, रात रात भर जग के पढ़ना है। एक दिन ऐसा सवेरा आएगा जहां पे आपके हाथ में ना क्या होगा, कॉल लेटर होगा, और वो कॉल लेटर आप लेके जाओगे अपने मम्मी पापा के सामने, उनके आंखों में भी सपने हैं आपके लिए, है ना, उसको तोड़ना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, क्लियर। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ इस सेशन को वाइंड अप करना, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप स्टडिंग एंड लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर।